गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे नियोप्लेशिया के बारे में। और ये नियोप्लेशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस नियोप्लेशिया को हम कंप्लीट करेंगे टोटल 4 पार्ट्स में। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे नियोप्लेशिया का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नियोप्लेशिया की डेफिनेशन के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, फिर देखेंगे हम नॉमेनक्लेचर, फिर हम देखेंगे कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स, जिसमें हम देखेंगे टेरेटोमा, मिक्स्ड ट्यूमर्स, ब्लास्टोमास, एंड फिर हम देखेंगे कुछ ऐसे ट्यूमर जो एक्चुअली ट्यूमर नहीं होते, जैसे कि हमाटोमा एंड कोरियोस्टोमा। और फिर एट द एंड हम सॉल्व करेंगे कुछ MCQ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं नियोप्लेशिया की डेफिनेशन। सो नियो मीन्स न्यू एंड प्लेशिया मीन्स ग्रोथ। सो द टर्म नियोप्लेशिया मीन्स न्यू ग्रोथ। और ये जो न्यू ग्रोथ प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसे कहते हैं नियोप्लाज्म और ट्यूमर। और ये ट्यूमर 2 टाइप का हो सकता है, जैसा कि आपको पता है, बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अब एक चीज समझो, ये है हमारा एक नॉर्मल सेल, ये है हमारा एक नॉर्मल सेल। और नॉर्मली सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होगा? जेनेटिक मटेरियल, DNA मौजूद होगा। और जितनी भी सेल्स होती हैं उसके सरफेस पे मौजूद होते हैं कुछ ग्रोथ रिसेप्टर। तो जैसे ही बॉडी को नीड होती है कि कोई सेल डिवाइड करे, तो कौन आते हैं? ग्रोथ फैक्टर आते हैं। और यही ग्रोथ फैक्टर जब इस ग्रोथ रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तो ये सेल क्या शो करता है? माइटोसिस, मीन्स सेल डिवाइड करता है। मीन्स नॉर्मली ये जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस है, ये किसके अंडर होता है? दिस इज अंडर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। सो जब भी बॉडी को नीड होगी कि सेल डिवाइड करे, तो ग्रोथ फैक्टर आएंगे। और यही ग्रोथ फैक्टर जब इस ग्रोथ रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, तो ये सेल माइटोसिस शो करेगा। तो ये तो रही वो कहानी जो नॉर्मली होती है। बट अगर मैं नियोप्लास्टिक सेल्स की बात करूं, तो ये इवन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो सेल है वो माइटोसिस शो करता है। अब एक बात समझो, ये होता क्यों है? मान लो कि ये हमारा एक सेल है, ड्यू टू UV रेज इसके न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद DNA जेनेटिक मटेरियल, उसमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाए, तो इवन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर और स्टिमुलस ये माइटोसिस शो करेगा। और इस माइटोसिस की वजह से ये जो 2 सेल प्रोड्यूस हुए, ये 2 सेल भी फिर इवन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर ये 2 सेल भी माइटोसिस शो करेंगे। और इन 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 सेल से 8 सेल बनेंगे। और अब ये फिजियोलॉजिकल कंट्रोल में नहीं है, ये इवन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर ये डिवाइड कर रहे हैं, अनकंट्रोल डिवीजन शो कर रहे हैं। और इस वजह से इस फॉर्म ग्रुप ऑफ सेल, बंच ऑफ सेल, एक तरीके से एक एबनॉर्मल मास फॉर्म होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? नियोप्लाज्म। अब अगर मैं आपको ये इमेज देखो, ये इमेज शो कर रहा है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल्स में इन इंडिया। सो अब देखते हैं नियोप्लाज्म की डेफिनेशन को। सो अगर मैं नियोप्लाज्म की डेफिनेशन की बात करूं, तो इसकी डेफिनेशन को हम टुकड़ों में याद करेंगे ताकि आसानी हो उस डेफिनेशन को याद रखने में। सो नियोप्लाज्म क्या है? नियोप्लाज्म इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ये क्या एक तरीके से एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है, जिसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली सेल डिवाइड कर रहे हैं, और वो भी अनकोऑर्डिनेटेड वे में, than that of the normal tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissue and persist in the same excessive manner even after cessation of the change। मैंने बताया ना, even in the absence of growth factor और stimulus, ये सेल डिवाइड करेंगे, वो भी अनकंट्रोल्ड वे में। और इस वजह से क्या फॉर्म होगा? एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू फॉर्म होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? नियोप्लाज्म। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं सम अप करूं, तो डेफिनेशन क्या है?
A neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissue and persists in the same excessive manner even after cessation of the stimuli which evoke the change. तो ये है डेफिनेशन नियोप्लाज्म की। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो अगर मैं नियोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की बात करूं तो दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, पैरेन्काइमा और दूसरा होता है सपोर्टिव स्ट्रोमा। अब पैरेन्काइमा क्या होता है? सो पैरेन्काइमा कंप्राइज ऑफ प्रोलिफरेटिंग ट्यूमर सेल्स। तो बहुत सारे जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। वहीं जो स्ट्रोमा है वो बैकग्राउंड फॉर्म करता है जिसमें कोलेजन होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ब्लड वेसल होगा। ये एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर्म करता है जिसपे ये पैरेन्काइमल ट्यूमर सेल ग्रो करते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ आपको इमेज से समझाऊं तो एक बार इमेज देखते हैं इसके कंपोनेंट्स की। जैसा कि मैंने बताया कि दो कंपोनेंट है इसके, पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा में क्या है? सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं। ये क्या है? ट्यूमर सेल्स हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ ट्यूमर सेल्स हैं ये क्या है? पैरेन्काइमा। वहीं ये इसका जो बैकग्राउंड होगा जिसमें क्या होंगे? ब्लड वेसल्स मौजूद होंगे, फैट मौजूद होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होंगे, कोलेजन्स मौजूद होंगे। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एक तरीके से बैकग्राउंड, एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं जिसके ऊपर ये जो पैरेन्काइमा, ये जो पैरेन्काइमा ट्यूमर सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं। अगर मैं यही चीज़ आपको माइक्रोस्कोपिकली दिखाऊं तो ये डायग्राम देखो माइक्रोस्कोपिकली। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली दिखाऊं तो देखो पैरेन्काइमा क्या, ये दिख रहा है? ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ ट्यूमर सेल्स हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? पैरेन्काइमा। और इसके बैकग्राउंड में ये सब जो आपको दिख रहा है, इसके बैकग्राउंड में ये जहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होंगे, कोलेजन्स मौजूद होंगे, ये क्या फॉर्म कर रहा है? स्ट्रोमा। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हम वापस चलें अपने थियोटिकल पार्ट की तरफ। पैरेन्काइमा क्या है? Parenchyma is comprised by proliferating tumor cells, and parenchyma determines the nature and evolution of tumor. वहीं अगर मैं सपोर्टिव स्ट्रोमा की बात करूं, composed of fibrous connective tissue, blood vessels, and it provides the framework on which parenchymal tumor cells grow. ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैं डेस्मोप्लेशिया की बात करूं, डेस्मोप्लेशिया क्या है? डेस्मोप्लेशिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अबंडेंट कोलेजिनस स्ट्रोमा बाय पैरेन्काइमल सेल्स। तो बेसिकली डेस्मोप्लेशिया क्या है कि अगर उस स्ट्रोमा में, वो जो स्ट्रोमा वाला कंपोनेंट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा कोलेजन मौजूद है तो उस वजह से क्या होगा? उस वजह से एक्सेसिव फाइब्रोसिस होगा और ऐसा बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर्स में देखने को मिलता है डेस्मोप्लेशिया। एग्जाम्पल है सिरस कार्सिनोमा। एग्जाम्पल क्या है? सिरस कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो यही चीज़ अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं माइक्रोस्कोपिकली डेस्मोप्लेशिया, तो ये देखो, ये वाला दिख रहा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें आपको देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा कॉलेजन है, एक्सेसिव कॉलेजन, अबंडेंट अमाउंट में कॉलेजन है। और इस वजह से क्या होगा? एक्सेसिव फाइब्रोसिस होगा। और ये किस में देखने को मिलता है? बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर्स में देखने को मिलता है, जैसे इन सीरस कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के केस में ये डेस्मोप्लेशिया देखने को मिलता है, जहाँ पर अबंडेंट कॉलेजन देखने को मिलेगा। कहाँ पर? स्ट्रोमा में। और इसको हम बोलते हैं डेस्मोप्लेशिया। तो वापस चलते हैं अपने थियोटिकल पोर्शन की तरफ। ये मैंने इमेज में भी दिखा दिया आपको डेस्मोप्लेशिया कैसा होता है। डेस्मोप्लेशिया क्या है? Desmoplasia is a term used for production of abundant collagenous stroma by parenchymal cells, and it leads to excessive fibrosis in tumor due to formation of an abundant collagenous stroma. और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? इन सीरस कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर।
अब अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम नॉमेनक्लेचर बिनाइन ट्यूमर्स का अलग से देखेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का अलग से देखेंगे। तो पहले देखते हैं बिनाइन ट्यूमर का नॉमेनक्लेचर हमें कैसे करना है। सो जितने भी बिनाइन ट्यूमर होते हैं उसके सफिक्स में, मतलब उसके नाम के पीछे कौन सा वर्ड यूज होगा? ओमा। कौन सा वर्ड यूज होगा? ओमा। सो फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर ऑफ फिब्रोब्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? फाइब्रोमा। ट्यूमर ऑफ कार्टिलेजिनस सेल्स को क्या बोलेंगे हम? कॉन्ड्रोमा। तो अगर बिनाइन ट्यूमर होगा तो बिनाइन ट्यूमर के एंड में मीन्स जो सफिक्स है वहां लगेगा ओमा। तो अगर फिब्रोब्लास्ट का अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसे हम बोलेंगे फिब्रोमा। कार्टिलेजिनस सेल्स का अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ड्रोमा। अगर बिनाइन ट्यूमर है ऑस्टियोब्लास्ट का तो उसे हम बोलेंगे ऑस्टियोमा। तो देख रहे हो सब में सफिक्स क्या है? ओमा, ओमा, ओमा। तो अगर सफिक्स ओमा है तो मीन्स क्या है? बिनाइन ट्यूमर। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल एडिनोमा। एडी मीन्स ग्लैंड एंड ओमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर। सो बिनाइन epithelial tumor arising from glands or having glandular pattern is called adenoma। वहीं अगर मैं पेपिलोमा की बात करूं तो पेपी means finger like projection and oma means benign tumor। So benign tumor with finger like projection is called पेपिलोमा। अगर मैं ये एडिनोमा और पेपिलोमा अगर आपको मैं डायग्राम से दिखाऊं, पहले देखते हैं पेपिलोमा। ये देख रहा है? ये क्या? पेपिलोमा। ये देखिए ये क्या है? पेपिलोमा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और पेपिओमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर, पेपी मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बिनाइन ट्यूमर है तो उसे क्या बोलेंगे? पेपिलोमा। अब अगर मैं आपको एडिनोमा दिखाऊं तो ये देखो एडिनोमा। एडिनोमा में क्या है? एडी मीन्स ग्लैंड और ओमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर। तो अगर ग्लैंड या ग्लैंडुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है और बिनाइन ट्यूमर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडिनोमा। समझ में आ गया? तो वापस चलते हैं अपने थियोरेटिकल पोर्शन की तरफ। सो वो एक्सेप्शंस देखते हैं जहां पर ओमा होते हुए भी वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बिनाइन नहीं। So exception to above general rule, that is malignant neoplasm with suffix oma। अब देखते हैं कुछ ऐसे malignant neoplasms, ऐसे malignant tumors जिसके एंड में ओमा लगा होता है। ठीक है? तो पहला है मिलेनोमास। मिलेनोमास हमारे बिनाइन नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सेमिनोमा भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। हिपेटोमा भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और मीजोथीलियोमा भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। लिम्फोमा भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो ये ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसके एंड में ओमा लगा है, बट ये मैलिग्नेंट है, बिनाइन नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं जिसके सफिक्स में ओमा होने के बावजूद भी ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। ये एक्सेप्शन कितने? 5 हैं। पहला है मेलानोमा, दूसरा है सेमिनोमा, तीसरा है हिपेटोमा, चौथा है मीजोथीलियोमा और पांचवा है लिम्फोमा। ये सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं और इनके एंड में ओमा लगा है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए, ऐसे एक्सेप्शन जिसके एंड में ओमा होने के बावजूद भी ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो अगर अब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का नॉमेनक्लेचर देखें तो इसके नॉमेनक्लेचर को समझने से पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पहले वो समझ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में बेसिकली 2 टाइप के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स और मीजेनकाइमल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स म्यूकोजल लाइनिंग फॉर्म करते हैं, वहीं जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं ये बेसिकली फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोन्स हो गए, फैट हो गए, मसल्स हो गए, तो ये क्या है? मीजेनकाइमल सेल्स। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं एपिथेलियल सेल्स, दूसरे होते हैं मीजेनकाइमल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स म्यूकोजल लाइनिंग फॉर्म करते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, स्क्वेमस और कॉल्यूमिनार। और मीजेनकाइमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका बोन हो गया, फैट हो गए, मसल्स हो गए, तो ये क्या है? इनमें मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं। तो अगर
ट्यूमर एपिथेलियल सेल्स में हुआ है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर एपिथेलियल सेल्स में हुआ है तो उसके नाम के एंड में मीन्स जो सफिक्स है वो यूज होगा कार्सिनोमा। और अगर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेसेनकाइमल सेल में हुआ है तो वहाँ पर जो सफिक्स है वो यूज होगा सार्कोमा। तो अगर एपिथेलियल सेल्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो कार्सिनोमा सफिक्स यूज होगा, और अगर मेसेनकाइमल सेल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है तो सफिक्स सार्कोमा यूज होगा। अब एपिथेलियल सेल्स में भी बताया ना, दो टाइप के सेल्स होंगे, स्क्वैमस या कॉलमनार। तो अगर स्क्वैमस में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है तो उसे बोलेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और अगर कॉलमनार में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है तो उसे बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा। समझ में आ गया इतना? तो अगर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊं कि सार्कोमा कैसा होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैसा होता है, तो ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम शो कर रहा है, ये देखो, ये है एडिनोकार्सिनोमा। ये क्या है? एडिनोकार्सिनोमा। ये क्या शो कर रहा है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है। वहीं अगर मैं सार्कोमा की बात करूं तो ये शो कर रहा है सार्कोमा। ये डायग्राम माइक्रोस्कोपिकली क्या शो कर रहा है? सार्कोमा। अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग इन द मेसेनकाइमल सेल ओरिजिन आर यूजुअली सार्कोमा। बताया मेसेनकाइमल सेल का ओरिजिन है तो क्या बोलेंगे, क्या यूज करेंगे? सार्कोमा। फॉर एग्जांपल फिब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा। ठीक है, समझ में आ गया। अब वहीं अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की बात करूं तो वहां पर क्या यूज होगा? कार्सिनोमा। और इसमें दो टाइप के होंगे, अगर कॉलमनार में का ओरिजिन है तो बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा, और स्क्वैमस सेल है तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे नॉमेनक्लेचर करना है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। तो अब हम देखेंगे स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स। तो बेसिकली पहला इसमें कैटेगरी है किसका? मिक्स्ड ट्यूमर्स का। अब जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें दो टाइप के ट्यूमर होंगे, वो भी सेम ट्यूमर में। टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर आर कंबाइंड इन द सेम ट्यूमर इज कॉल्ड मिक्स्ड ट्यूमर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एडिनो स्क्वैमस कार्सिनोमा। अब एडिनो स्क्वैमस कार्सिनोमा का मतलब क्या हुआ कि एक ही ट्यूमर में एडिनो कार्सिनोमा भी है और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी है। मतलब स्क्वैमस और कॉलमनार दोनों का ओरिजिन है। तो यानी एक ही ट्यूमर के अंदर स्क्वैमस सेल का कार्सिनोमा भी देखने को मिल रहा है और एडिनो कार्सिनोमा भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? मिक्स ट्यूमर बोलेंगे। और इस ट्यूमर को हम क्या नाम देंगे? एडिनो स्क्वैमस कार्सिनोमा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कार्सिनोसार्कोमा मीन्स एपिथेलियल का भी मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिल रहा है और मेसेनकाइमल सेल का भी मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एक ही ट्यूमर में, तो इसीलिए इस ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोसार्कोमा। तो समझ में आ गया। तो मिक्स ट्यूमर्स क्या होते हैं? व्हेन टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, दो तरीके के ट्यूमर एक ही ट्यूमर में देखने को मिले तो ऐसे ट्यूमर को हम मिक्स ट्यूमर कहते हैं। एग्जाम्पल एडिनो एंड कार्सिनोसार्कोमा। ये अब समझते हैं कि टेरेटोमा क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं वो सारे इन्हीं जर्म लेयर से बने होते हैं। कुछ ऑर्गन हमारे एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं, कुछ ऑर्गन हमारे मेसोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं, कुछ ऑर्गन हमारे एंडोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं। तो अगर मान लो कि ट्यूमर हुआ है एक्टोडर्म से ड्राइव्ड ऑर्गन में तो वहाँ पर एक्टोडर्म वाली जर्म लेयर इन्वॉल्व होगी। अगर मेसोडर्म से ड्राइव्ड ऑर्गन में ट्यूमर हुआ है तो मेसोडर्म वाली जर्म लेयर इन्वॉल्व होगी। बट टेरेटोमा आर दोज ट्यूमर जिसके अंदर तीनों की तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व होती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी। अगर आप इस ट्यूमर को ग्रॉसली देखोगे ना तो इस ट्यूमर में आपको हेयर्स दिखेंगे, नर्वस सिस्टम दिखेगा, बोन दिखेंगे, टूथ दिखेंगे, मसल्स दिखेंगे। तो एक ही ट्यूमर में आपको हर जर्म लेयर से ड्राइव्ड ऑर्गन के पार्ट्स आपको ग्रॉसली दिखेंगे।
तो ये ऐसे ट्यूमर होते हैं जिसमें तीनों की तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व होती है। ये ट्यूमर टोटिपोटेंट सेल्स से डिराइव्ड होते हैं और ये ट्यूमर्स ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? गोनैड्स में देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ फीमेल्स ये ओवरी में देखने को मिलेगा और इन केस ऑफ मेल्स ये यूजुअली टेस्टीज में देखने को मिलता है। तो अगर मैं इस टेराटोमा का डायग्राम दिखाऊं आपको, ग्रॉसली ये कैसा देखने को मिलता है, तो ग्रॉसली टेराटोमा हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो, हेयर्स भी देखने को मिल रहा है, बोन भी देखने को मिल रहा है, मसल भी देखने को मिल रहा है, टूथ भी देखने को मिल रहे हैं, कार्टिलेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब एक ही ट्यूमर में आपको सारे तीनों जर्म लेयर से डिराइव्ड ऑर्गन के कुछ कुछ पार्ट आपको ग्रॉसली देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ट्यूमर को ही हम क्या बोलते हैं, जिसमें तीनों जर्म लेयर इन्वॉल्व हो, मिक्स, ऐसी ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? तीनों जर्म लेयर के मिक्स्ड फॉर्म हो, तो ऐसी ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? टेराटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेराटोमा बोलते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ज़्यादातर ये यूजुअली गोनैड्स में देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ मेल ये टेस्टीज में देखने को मिलेगा और इन केस ऑफ फीमेल्स ये ज़्यादातर ये फीमेल्स के केस में ओवरी में देखने को मिलता है। और ये टेराटोमा किससे डिराइव्ड होते हैं? टोटिपोटेंट सेल से डिराइव्ड होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली आपको टेराटोमा में ये देखो स्किन भी देखने को मिलेगी, स्वेट ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे, बोन्स, मसल्स, सब कुछ आपको माइक्रोस्कोपिकली भी देखने को मिलेगा, ग्रॉसली भी देखने को मिलेगा। और ऐसे को ही हम क्या बोलते हैं? टेराटोमा। तो अब चलते हैं ब्लास्टोमा की तरफ। अगर मैं आपको अब ब्लास्टोमा समझाऊं तो बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनमें कुछ सेल्स हमारे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं या फिर एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं। अगर उसी के फोकस में ट्यूमर हो जाए तो ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमा। ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमा। सो दीज ब्लास्टोमा अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनल या फिर प्रिमिटिव सेल्स एंड दीज ट्यूमर्स ऑकर्स more frequently in infants and children under 5 years of age. एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, हिपैटोब्लास्टोमा, रेटाइनोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, पल्मोनरी ब्लास्टोमा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ब्लास्टोमा के। ब्लास्टोमा समझ में आ गया। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ सेल्स हमारे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं या फिर एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं, और अगर उसी के फोकस में अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमा। और ये बेसिकली किससे अराइज होते हैं? एम्ब्रियोनल या फिर प्रिमिटिव सेल्स बताया। दीज ट्यूमर्स बेसिकली किन में ज़्यादातर देखने को मिलता है? इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। एग्जाम्पल्स बता दिए, समझ में आ गया ब्लास्टोमा क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे ट्यूमर जो एक्चुअल में ट्यूमर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे कौन से आते हैं? हमाटोमा एंड कोरियोस्टोमा। अब कोरियोस्टोमा क्या होता है और हमाटोमा क्या होता है ये समझते हैं। कोरियोस्टोमा में नॉर्मली अरेंज्ड टिश्यू होता है, नॉर्मली अरेंज्ड टिश्यू होता है, बट जो साइट होता है वो एबनॉर्मल होता है, वो एक्टोपिक होता है। और हमाटोमा में एबनॉर्मली अरेंज्ड टिश्यू होता है, बट जो साइट होता है वो नॉर्मल होता है। तो अगर नॉर्मल साइट है, एबनॉर्मल अरेंज्ड टिश्यू है तो हमाटोमा है। बट अगर नॉर्मल अरेंज्ड टिश्यू है, नॉर्मली अरेंज्ड टिश्यू है, बट जो साइट है वो एबनॉर्मल है तो कोरियोस्टोमा। सो कोरियोस्टोमा क्या है? एबनॉर्मल साइट, नॉर्मल टिश्यू। और वही हमाटोमा क्या है? एबनॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल साइट। अब इसको डिटेल में समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो पहले देखते हैं हमाटोमा। तो पहले समझते हैं कि हमाटोमा क्या होता है। सो अगर मैं हमाटोमा आपको समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल में हमारे क्या मौजूद होते हैं? कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। और अगर इन कार्टिलेजिनस सेल्स में मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल्स मौजूद हैं और वो जो मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल्स हैं वो अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, वो अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएं तो साइट तो नॉर्मल है, लंग्स में कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं और वही जो नॉर्मल मैच्योर कार्टिलेजिनस सेल्स है बस वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं।
तो उसको हम बोलेंगे हमारटोमा। अगर मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊं तो ये मान लो ये हमारा एक नॉर्मल स्प्लीन है। नॉर्मल स्प्लीन में हमारा रेड पल्प मौजूद होता है। बस ये जो रेड पल्प है ये बस डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। साइट नॉर्मल है, स्प्लीन में रेड पल्प मौजूद होता है, बट ये अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारटोमा बोलेंगे। तो ये मैंने आपको एक बार डायग्राम भी दिखा दिया है, तो एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं हमारटोमा क्या है। हमारटोमा इज अ फोकल डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारटोमा इज अ फोकल डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन। इट रिप्रेजेंट्स अ मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड। बोला जो सेल्स हैं वो नॉर्मल है, वो मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, बस वो जो मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। और वो भी कहाँ, बट जो साइट है वो नॉर्मल है, साइट नॉर्मल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारटोमा। ये एक्चुअली ट्यूमर नहीं होते हैं, बस यहाँ जो सेल्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसे, और अगर साइट नॉर्मल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारटोमा। तो इट रिप्रेजेंट्स अ मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड बट मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड इंडिजिनस और नेटिव टू द पर्टिकुलर साइट। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारटोमा ऑफ द लंग कंसिस्ट ऑफ मैच्योर कार्टिलेज, मैच्योर स्मूथ मसल एंड एपिथेलियम। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब अगर मैं कोरियोस्टोमा की बात करूं तो यहाँ पर जो टिश्यू है वो नॉर्मल है, बट जो साइट है वो एबनॉर्मल है। तो अगर मैं आपको यही चीज़ इमेज से समझाऊं तो ये है एग्जाम्पल कोरियोस्टोमा का। ये एग्जाम्पल क्या है, कोरियोस्टोमा का। ये है एक नॉर्मल थायराइड टिश्यू। अब ये जो थायराइड टिश्यू ये एकदम नॉर्मली अरेंज्ड, एकदम नॉर्मल थायराइड टिश्यू है, बट इसका साइट एबनॉर्मल है। ये थायराइड टिश्यू नेक में प्रेजेंट होना चाहिए था, बट ये टंग पे प्रेजेंट है। तो मतलब जो थायराइड टिश्यू है वो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल टिश्यू है, बट जो इसका साइट है वो एक्टोपिक है, इसका जो साइट है वो एबनॉर्मल है। तो कोरियोस्टोमा क्या है, कोरियोस्टोमा इज एक्टोपिक आइसलैंड ऑफ नॉर्मल टिश्यू। Thus कोरियोस्टोमा is a heterotropia but not a true tumor. Example, pancreatic tissue in mucosa of small hematoma and choriostoma are the lesions which have tumor-like name but not actually a tumor. तो अब इस पे बेस्ड कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा originating from glands is called option A basal carcinoma, option B squamous cell carcinoma, option C adenocarcinoma और option D fibrosarcoma। तो बेसिकली मैंने बताया था ग्लैंड्स के लिए क्या यूज करते हैं, एडिनो, और कौन सा कार्सिनोमा है तो क्या होगा, ऑप्शन सी एडिनोकार्सिनोमा। सो क्वेश्चन सेकंड क्या है, ट्यूमर कंटेनिंग सेल्स ऑफ ऑल थ्री जर्म लेयर इज कॉल्ड। अब ऐसा ट्यूमर जिसमें ऑल थ्री जर्म लेयर इन्वॉल्व, कौन सा ट्यूमर होता है, बताया था टेरेटोमा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टेरेटोमा। सो क्वेश्चन थर्ड क्या पूछ रहा है, हमारटोमा इज ऑप्शन ए मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन बी मेटास्टेटिक टिश्यू, ऑप्शन डी हेमरेज इन वेसल, ऑप्शन सी क्या है, डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन। बताया था हमारटोमा आर नॉट एक्चुअल ट्यूमर्स, हमारटोमा एंड कोरियोस्टोमा एक्चुअल ट्यूमर्स नहीं होते हैं। ये क्या है, हमारटोमा क्या है, डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन फोर्थ क्या है, एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू इज कॉल्ड। अब जो साइट है वो एक्टोपिक है, एबनॉर्मल है, बट नॉर्मल टिश्यू, इसे क्या बोलते हैं, कोरियोस्टोमा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन फिफ्थ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन फिफ्थ क्या पूछ रहा है, एक्सेसिव फाइब्रोसिस इन ट्यूमर इज कॉल्ड। अब एक्सेसिव फाइब्रोसिस क्यों हो रहा है, यानी स्टोमा में क्या मौजूद है, ज़्यादा कोलेजन्स मौजूद हैं, कोलेजिनस सब्सटेंस मौजूद है स्टोमा में ज़्यादा। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाप्लेशिया बोलते हैं, मेटाप्लेशिया बोलते हैं, डिस्प्लेशिया बोलते हैं या डेस्मोप्लेशिया बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डेस्मोप्लेशिया। ठीक है।
तो क्वेश्चन 5 भी हमने देख लिया। क्वेश्चन 6 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है, हमारटोमा इज ऑप्शन ए proliferation of cell in foreign site, option B proliferation of native cells in tissue, option C malignant condition, option D acquired condition। अब सोचो हमाटोमा क्या है, proliferation of native cells, native cells means normal site है, यही होता है हमाटोमा। so option B is the correct answer, proliferation of native cells in tissue। हमने MCQ भी सॉल्व कर लिया। सो इसी के साथ ये जो हमारा नियोप्लेशिया का पार्ट 1 था कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नियोप्लेशिया के पार्ट 2 में, जहाँ पर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर, यानी वहाँ हम समझेंगे कि हमें कैसे बिनाइन ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर से डिफ्रेंशिएट करना है। ये हम नियोप्लेशिया के पार्ट 2 में समझेंगे। सो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।